एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं पा रही है कि बेटा कुछ और सोचता है, पिताजी कुछ और सोचते हैं। बेटा सोचा है अब्रॉड जाके पढ़ना है, पिताजी सोचते हैं नहीं नहीं यहीं शहर में पढ़ना है। तो मैं उसके बारे में, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसे क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, मैं नहीं जानता। ऐसा लगता है अनजान व्यक्ति बैठा है मेरे सामने। कोई भी अंडरस्टैंडिंग एक बात पे टिक ही नहीं पाता, यानी कुछ भी हो बहस हो जाती है कोई टॉपिक को लेके। कि मान लो उसको कभी, है ना, पिता को चाहते हैं कि आज फैमिली डिनर पे चलें या मूवी देखें, लेकिन बच्चा कहेगा नहीं मुझे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है, या मुझे पढ़ाई करना है, आज तो कल ये एग्जाम है। वो तो कितने सिंपल थे, कोई अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है ही नहीं। हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं हूं पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11th के पोएम नंबर 5, यानी एनसीईआरटी बुक की पोएम नंबर 5, जिसका नाम है फादर टू सन, जो कि लिखी गई है एलिजाबेथ जेनिंग्स द्वारा। फादर टू सन बेसिकली एक बहुत ही मीनिंगफुल पोएम है, जो कि आज जितने भी स्टूडेंट्स से पढ़ रहे हैं उसे रिलेट कर सकते हैं, जो कि बेस्ड है जनरेशनल गैप के बीच में। जनरेशनल गैप क्या होता है? बेसिकली वो गैप, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स जिस जमाने के थे, है ना, एंड आप जिस जमाने के हो, तो एक वो होता है ना, जनरेशन का गैप आ जाता है विचारों को लेके, जीवन कैसे जीना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, रहन सहन को लेके। तो वो एक कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं हो पाता है। एंड इसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक पिता और एक बेटे का रिश्ता, जो कि आई थिंक काफी, कह सकते हैं ना, अलग ही होता है। क्योंकि फादर और सन बहुत ज्यादा, आपने देखा नहीं होगा कि जब बड़े हो जाते हैं लड़के, तो इतना फादर और सन का एकदम फॉर्मल रिश्ता लगता है ना, कि दिल में बहुत प्रेम होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाता है। तो यही एक कविता जो कि एक फादर अपने सन के लिए लिखते हैं। ओके, सो आइए इसको पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। ठीक है, चलो। Father to Son by Elizabeth Jennings is a poem about the generational gap and strained relationship between a father and his son. तो अब क्या होता है कि उनका बेटा बड़ा हो जाता है ना, अपने खुद की ही लाइफ में बिजी हो जाता है। The father is bitter about the generational gap between them and the feeling of separation. तो पिता को बड़ा बुरा लगता है। देखो यार, कहीं ना कहीं दोनों अपनी जगह सही भी होते हैं, पेरेंट्स का भी ऐसा सोचना गलत नहीं है यार। हम लोग काफी रिवोल्ट करते हैं, मतलब यंग जनरेशन मैंने देखा एकदम गुस्सा हो जाती है, पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। हम भी होते हैं, है ना, हम भी, ऐसा नहीं है, हमको भी गुस्सा आता है। बट एज अ फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखो ना, तो उन बेचारों की भी क्या गलती भाई, है ना। उन्होंने आपको जन्म दिया, वो भी देखो यंग थे काफी, उनके लिए भी पेरेंटिंग कोई बहुत एक्सपर्ट तो नहीं होते सब, है ना। तो क्या एक सपना होता है जिसको आपने जन्म दिया है, बचपन से इतना पाला पोसा है, फिर बड़े होके एकदम से विचार अलग हो जाते हैं कि सामने वाला आपकी बात ही नहीं समझ पाता है, तो बड़ा बुरा सा लगता है। मतलब क्या क्या सपने उन्होंने सोचे होंगे अपने लिए कि कैसे साथ रहेंगे, ये चीज करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाती। तो इसलिए ये पिता जो है बड़ा ही दुखी फील करते हैं, है ना। और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो और उनके बेटा अलग होता जा रहा है, कि कोई अंडरस्टैंडिंग का साइन ही नहीं है, कोई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं पा रही है। कि बेटा कुछ और सोचता है, पिताजी कुछ और सोचते हैं। बेटा सोचा है अब्रॉड जाके पढ़ना है, पिताजी सोचते हैं नहीं नहीं यहीं शहर में पढ़ना है ना। कितनी सारी चीजों में डिफरेंस आता है। सो पिता यही व्यक्त करते हैं अपनी फीलिंग्स की ही वॉन्ट्स देयर रिलेशन टू बी जस्ट लाइक, कि जब उनका बेटा जो बच्चा था, बचपन में कितना प्यारा रिलेशनशिप होता है ना, मतलब हर चीज हम अपने पेरेंट्स की मानते हैं, सुनते हैं, और एक बहुत खुश वाला टाइम रहता है, कनेक्शन रहता है अलग ही। तो वो यही चाहते हैं कि अब भी हम कोशिश करें कि इस तकलीफ को दूर कर पाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, है ना। देयरफॉर दे आर ड्रिफ्टिंग अवर्ड, लेकिन सारी उनकी कोशिशें वेन, VAIN, वेन यानी व्यर्थ जा रही हैं, एंड इसलिए उनके बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। वोकैबुलरी काफी इजी है पोएम की, तो समझ बहुत अच्छे से आएगी। चलो फर्स्ट आंसर पढ़ते हैं। I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. वो कहते हैं I, यानी I कौन है बेटा? फादर, है ना, क्योंकि पोएम कौन सी है? फादर टू सन। तो पिता कहते हैं कि यार मैं इस बच्चे को, इस यानी अपने बेटे के लिए कह रहे हैं, कि मैं इस बच्चे को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा है कि इतने सालों से हम साथ रह रहे हैं एक घर में, फिर भी मैं आज इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. तो कहते हैं कि आज जब वो बड़ा हो गया है, तो मैं उसके बारे में, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसे क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, मैं नहीं जानता। ऐसा लगता है अनजान व्यक्ति बैठा है मेरे सामने, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ एक ऐसा रिश्ता बनाऊं जब मैं उसे जब उनको तो यही ध्यान है ना कि जब वो छोटा था तो उसको ये चीजें अच्छी लगती थी, वो अच्छी लगती थी, तो उसी हिसाब से मैं सोचता हूँ कि मैं उसके साथ रिश्ता बनाऊं। Yet have I killed
The seed I spent or sown it where? The land is his and none of mine. We speak like strangers. There's no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. तो वहां वो कहते हैं the seed I spent or sown, यानी सीड बीज की बात होती है, जो बीज मैंने बोआ था। तो बीज से उनका कहने का अर्थ है उनका बेटा, यानी जो उनका बेटा है ना, जिस बेटे को उन्होंने जन्म दिया है ना, तो जो उनका बेटा है जिसके साथ वो इतने टाइम रहे हैं, है ना, तो वो तो लग ही नहीं रहा कि आज जिस धरती पर वो रह रहा है ना, क्यों उसे ऐसा लगता है एक ही घर में रह रहे हैं फिर भी हम एक नहीं है, है ना, क्यों ऐसा लगता है कि हम एकदम स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं, है ना, कि मेरा ही तो अपना ही तो बच्चा है मेरा, लेकिन फिर भी हम एक ऐसे अनजान व्यक्तियों जैसे रहते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन एयर, यानी हवा में, यानी कोई भी अंडरस्टैंडिंग एक बात पे टिक ही नहीं पाता, यानी कुछ भी हो बहस हो जाती है कोई टॉपिक को लेके, कि मान लो उसको कभी, है ना, पिता को चाहते हैं कि आज फैमिली डिनर पे चलें या मूवी देखें, लेकिन बच्चा कहेगा नहीं मुझे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है या मुझे पढ़ाई करना है, आज तो कल ये एग्जाम है, वो तो कितनी सिंपल थे, कोई अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है ही नहीं। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन। बिल्ट टू माई डिजाइन का कहने का अर्थ है यानी पेरेंट्स से जो हमें जीन्स आते हैं, है ना, लुक अलाइक होते हैं, बिल्कुल उनके जैसा दिखता है, कि मैंने उसको जैसा पाला पोसा था, लेकिन आज जो चीजें उसे पसंद है वो मुझे पसंद नहीं, है ना, कि हम दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन है ही नहीं, कि उसे जो अच्छी लगती है वो चीज शायद उस पर मैं मैच नहीं कर पाऊं। इतना समझ आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। साइलेंस सराउंड्स अस, कि पूरे टाइम हमारे आसपास ऐसा लगता है सिर्फ सन्नाटा रहता है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। तो ये बहुत ही पिता वाली बात उन्होंने कही है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब होता है पैसे उड़ाना। तो बोलते हैं कि जो बेटा है वो ऐसा क्यों सोच रहा है भाई, कि ये जो घर है ये उसका भी तो घर है ना, जिस घर में हम रहते हैं ये उसका भी तो घर है, क्या जरूरत है उसे कहीं बाहर जाके अपनी नया जीवन बसाना, नई जिंदगी बसाना, कि बाहर जाए वहां पैसे वेस्ट करे, है ना, वो दुनिया क्यों देखे, है ना, क्यों इतनी परेशानियां झेले जब मैं हूं यहाँ पे। आई वुड फॉरगिव हिम टू, कहते हैं कि अगर वो शायद मेरे पास आए ये बात लेके तो मैं उसे माफ भी कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, सोरो यानी गम से, है ना, एक नई प्रेम, यानी फिर से वो रिश्ता हम बना लेंगे, यानी वो इतने एक्सेप्टिंग है, सोचो ना कहीं, लेकिन क्या होता है ना, जब आप बड़े हो जाते हो तो ईगोज बहुत आ जाते हैं बीच में, है ना, रिश्तों के बीच में आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं, कोई झुकना नहीं चाहता है या कोई ज्यादा झुक जाता है, वो वाली चीज होती है। तो कहते हैं आज भी अगर मेरा बेटा आएगा मुझे ये कहने कि नहीं नहीं मैं साथ ही रहूंगा, तो मैं उसकी पुरानी बातें सब भूल जाऊंगा, सब भूल के माफ कर दूंगा, एंड वी कैन बिल्ड अ रिलेशनशिप फ्रॉम सोरो, एक नया प्रेम हम वापस बिल्ड कर सकते हैं। तो फिर लास्ट स्टैंजा में कहते हैं, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, माई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। तो वो कहते हैं पिता और बेटा कि हम दोनों को ही, अगर हम एक ही पृथ्वी पे रह रहे हैं, कि ग्लोब पे रह रहे हैं, तो हमें एक ही लैंड यानी एक ही घर में रहना चाहिए ना, क्यों रिश्ता बना है ये साथ रहने के लिए ना। वो कहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता है, मतलब वो खुद में भी पछतावा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। ग्रीफ मतलब हमें काफी दुख है। अब ये बहुत होता है ऐसा, आप सोचते हो ना, जैसे आपके पेरेंट्स को कभी आपकी चिंता होती है या आप किसी से कुछ बात कहना चाहते हो, लेकिन आप क्या होता है ना, वो बात फिर गुस्से में कह देते हो, गुस्सा निकल जाता है ना, जब आप बहुत दुखी होते हो कुछ समझाना चाहते हो कि अरे ऐसा नहीं ऐसा कर, तो प्रेम की बजाय वो दुख अंदर से गुस्से के रूप में बाहर आता है, और उल्टा क्या होता है ना, बात और बिगड़ जाती है, बात और बिगड़ जाती है, ईगोज बीच में आ जाते हैं और फिर से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जबकि दोनों एक दूसरे की चिंता ही कर रहे होते हैं, पिता भी कर रहा होता है, बेटा भी अंदर से कर रहा होता है, बट क्या होता है ना, अंदर से वो एक खुद ही मन में सोच रहे थे कि सामने वाला शायद हमें नहीं समझ पाए, गैप फील करते हैं जनरेशन हम, है ना, और बड़े होते हैं तो ईगोज वो आ ही जाता है बीच में, है ना, कि हम ये हैं, हम क्यों बोले, हम क्यों, तो वही वाली चीज है, फिर वो दुख जो है ना गुस्से में बदल जाता है और चीजें और खराब होती हैं। We each put out an empty hand, longing for something to forgive. वो बोलते हैं अभी भी हम ये कोशिश कर रहे हैं, पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, यानी अभी भी हम हाथ आगे फैलाए हैं, कि लॉन्गिंग यानी ये इच्छा करते हैं कि कुछ तो हो जाए, कोई तो एक दूसरे को माफ कर दे, कोई तो, है ना, इस रिश्ते में जो दरार पड़ी है उसे मिटा दे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही टचिंग यार, क्योंकि मैंने देखा है फादर एंड सन के, जितने भी फादर एंड सन के मैंने मैक्सिमम रिलेशनशिप्स देखे हैं वो ऐसे ही होते हैं, कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हैं एक दूसरे को, यानी बड़े होके
तो आज जितने भी सन यानी जितने भी बेटे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप लोग समझने की कोशिश करें, अपने पिता के साथ जो है ना बातें करो, है ना? वो कम बात करेंगे, आप ज़्यादा बातें करो, उनसे अच्छा रिलेशनशिप बना के रखो, है ना? बहुत अच्छा लगता है उन्हें भी, ठीक है? सो इसी के साथ हम खत्म करते हैं ये प्यारी सी पोएम। अगर बच्चों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे और शानदार वीडियोज़ लाने के लिए। सो मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।